नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हाजिर हैं नए प्रश्नों के साथ, नया वीडियो लेकर के। पहला प्रश्न हम इस वीडियो में देखते हैं, हार्डवेयर कौन सा है। कंप्यूटर से प्रश्न है, हार्डवेयर कौन सा है साथियों। ऑप्शन है मॉनिटर हार्डवेयर होता है, बिल्कुल होता है, और सिस्टम यूनिट भी हार्डवेयर होता है। और ये तीसरा ऑप्शन जो है वो दोनों को लेकर के है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, क्योंकि चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर की हार्ड कार्य प्रणाली में शामिल होते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में शामिल है, कौन शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें भंडारण, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और कंट्रोल सारे के सारे जो है कार्य प्रणाली के अंग हैं। यानी कि सिस्टम जो काम करता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो काम करता है, वो सिस्टम क्या है, ये है वो सिस्टम। क्या सिस्टम है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है, प्रोसेसिंग है और भंडारण भी है और साथ में कंट्रोल भी है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की बात को कर रहा है। वॉलेटाइल मेमोरी जो जिसे हम अस्थायी मेमोरी के रूप में कहते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और ये कौन सी होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम होती है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, कौन से इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस साथियों कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम जो है कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इनपुट करने की कोशिश करते हैं। तो इनपुट डिवाइस वो जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा फिट करते हैं या डाटा फीड करने की कोशिश करते हैं। कीबोर्ड बिल्कुल सही है, कीबोर्ड से हम इसमें टाइपिंग का काम करते हैं। माउस माउस भी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन बनता है इनमें से दोनों। तो दोनों ऑप्शन जो है ये भी ठीक है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। तीसरा ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, जिसमें मॉनिटर को शामिल कर लिया गया कीबोर्ड माउस के साथ। तो मॉनिटर साथियों क्या है, मॉनिटर में हमें पिक्चर दिखाई देती है, जो हम काम कर रहे हैं वो मॉनिटर में दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है वो आउटपुट है। तो इसीलिए मॉनिटर क्या है, आउटपुट एक तरह से डिवाइस हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता। इस तरह से इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पृथ्वी की निर्माण या पृथ्वी की जो विकास है उसकी बात को लेकर के, उसके निर्माण को लेकर के, ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर के एक थ्योरी दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत पॉपुलर और स्वीकार्य थ्योरी है। इस थ्योरी को देने वाले बेल्जियम के जॉर्ज लेमेत्र थे। कहाँ के थे, बेल्जियम के। तो ये प्रश्न भी आपको, ये तथ्य भी इसके साथ इस प्रश्न के आपको याद रखना है, बिग बैंग थ्योरी। छठा प्रश्न है, किस ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत है। निक्स ओलंपिया पर्वत साथियों मंगल ग्रह पर है। देखिए, जिस तरह से पृथ्वी पर जो है एवरेस्ट है, उसी तरह से निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल पर है। अब हम इसकी बात मंगल की क्यों कर रहे हैं और पृथ्वी की समानता क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की तरह मंगल पर जीवन ढूंढने की प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में सिमिलैरिटी देखने की बात हो रही है कि पृथ्वी और मंगल के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मंगल भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक, तो इसी तरह से पृथ्वी पर भी एवरेस्ट पर्वत है, इसी तरह से मंगल पर भी निक्स ओलंपिया पर्वत है। तो ये सिमिलरिटीज कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न हम देखते हैं, कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। साथियों नहीं है, नहीं है। तो नहीं कौन सा है, इसमें हमें देखना है ऑप्शन नंबर बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, जिप्सम, ग्रेनाइट, इनमें से देखना है ऑप्शन। तो इसमें जो सही उत्तर आ रहा है वो ग्रेनाइट है, क्योंकि ग्रेनाइट जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 उदाहरण नहीं है अवसादी चट्टानों का। 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आपने भूगोल में पढ़ा होगा। आग्नेय चट्टान, नंबर 2 परतदार या अवसादी चट्टान, नंबर 3 कायांतरित, रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान। तो ये 3 तरह की चट्टानें हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न है, अधिकांश महाद्वीपों का आधार उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, कौन महाद्वीप इसका अपवाद है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका आधार उत्तर दिशा में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सही उत्तर बैठ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। ये आधार इसका जो है वो उत्तर दिशा में नहीं है। तो ये सही 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 उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वलित पर्वत किसका उदाहरण क्या है। देखिए, वलित पर्वत किसे हम कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, यानी कि मुड़े हुए पर्वत, जिन्हें हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो इनमें जो विश्व में मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं, उनमें हिमालय
बहुत प्रमुख उदाहरण है। इसी के साथ रॉकीज पर्वत भी जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स का ही उदाहरण है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 दोनों। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है, ये प्रश्न कर लिया उसने। तो क्रेटर झील का निर्माण जो है कैसे होता है, क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर का मतलब होता है खड्ड। ठीक है, खड्ड कैसे बना? खड्ड बना ज्वालामुखी के मुख पर जो है, जो खड्डा बना हुआ है उस पर जो है पानी भरने के कारण जो झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल से पूर्व कौन हटा सकता है? यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा, बिल्कुल सही। यदि वह त्यागपत्र दे देता है तो भी वह हट जाएगा। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे तो भी हट जाएगा। सभी स्थितियों में हटाया जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर है। ये तीनों विकल्प जो हैं बिल्कुल अपनी जगह पर नियमानुकूल और बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप देखिए। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? वो अधिकार है जीने का अधिकार है। बिल्कुल, अगर कोई नागरिक यहाँ घूमने आया है तो क्या हम उसके जीने के अधिकार को खत्म कर देंगे? नहीं हो सकता। शोषण करेंगे उसका? नहीं करेंगे। तो सभी प्राप्त है ऐसा नहीं है, सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो फिर कौन सा अधिकार है जो प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। 13वां प्रश्न हम देखते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है किसके द्वारा, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त के वितरण को लेकर के एक आयोग का गठन होता है जो कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। और इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें संविधान की एक व्यवस्था दे रखी है कि कौन से अनुच्छेद में होगा, 280 अनुच्छेद में इसका गठन होगा। और ये कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए। पहला वित्त आयोग जो बनाया गया था वो 1951 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था, के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में, के.सी. नियोगी। और अब जो वर्तमान में चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। तो ये प्रश्न सारे ही इससे मिलते जुलते जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न में आ सकते हैं। अगला प्रश्न, गरीबी उन्मूलन किस योजना में प्रस्तुत किया गया विचार था? यानी कि गरीबी उन्मूलन की बात किस प्लानिंग में की गई थी? योजना से मतलब यहाँ पंचवर्षीय योजना से है। तो पंचवर्षीय योजना साथियों पंचम पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी। और ये योजना चली थी 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1979 तक, 79 तक चलनी थी। लेकिन जनता सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था इसको। तो ये तथ्य भी इसके साथ हमें ध्यान रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1868 में की गई थी और ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। और कितनी राष्ट्रीय आय गणना की थी? 20 रुपए वार्षिक के रूप में इन्होंने की थी। एनम पर एनम 20 रुपए वार्षिक आय निकाली थी। और इनका एक लेख भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, धन का बहिर्गमन, यानी कि धन की बर्बादी जो हो रही है उसके ऊपर एक सिद्धांत इन्होंने दिया था जिसे हम धन के बहिर्गमन, ड्रेनेज ऑफ फंड कह सकते हैं, ड्रेनेज ऑफ फाइनेंस या ड्रेनेज ऑफ मनी कह सकते हैं, कुछ भी आप कहिए। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी। 16वां प्रश्न है, 3 पिन वाले प्लग में किस में लंबी पिन लगाई जाती है? 3 प्लग वाले पिन जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं जो हमारे घरों में भी लगे हुए हैं 3 प्लग वाले, तो इनमें जो सबसे लंबी पिन होती है, देखिए आपने देखा होगा कि प्लग में एक सबसे लंबी पिन भी होती है, वो किस में लगती है? वो सबसे ऊपर लगती है, जो सिंगल होता है ऊपर लगा हुआ। तो वो कौन सा होता है? वो अर्थ का होता है। किसका होता है? अर्थ का होता है। सबसे लंबी पिन जोड़ी जाती है अर्थ में, ठीक है, अर्थ, जिसे हम आधार भी कहते हैं। तो 3 पिन होती हैं, 1, 2 और 3, ये अर्थ की पिन होती है, यानी कि आधार की पिन होती है अर्थ की। और एक पिन होती है इसमें फेज की, और एक पिन होती है इसमें न्यूट्रल की। तो इस तरह से 3 पिनों का जो हमारा है अक्सर हम देखते हैं वो ये होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
एसी का तापक्रम थर्मोस्टेट से नियंत्रित होता है, क्योंकि यह एसी जो एयर कंडीशनर है वो थर्मोस्टेट से हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्यों करता है? ऊष्मा का ये कुचालक होता है, तो ये गलत है, ऊष्मा का कुचालक नहीं है। ताप मापता है, बिल्कुल नहीं। और तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, दाब नियंत्रित करता है। दाब से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तापक्रम नियंत्रित करता है, स्वनियंत्रित करता है। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 18वां प्रश्न हम देखते हैं। घेंगा रोग प्रभावित करता है किसको? ये प्रश्न पूछा गया है। घेंगा रोग, जिसे हम गॉइटर कहते हैं अंग्रेजी में, गॉइटर, ये गले का रोग होता है। गले में सूजन आ जाती है, निचले भाग में गले में सूजन आ जाती है। और ये किसके कारण होता है ये भी हम देख लेते हैं यहाँ। ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। और ये घेंगा रोग हमने बताया गले को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। 19वां प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है? और वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम तापक्रम क्या है? यानी कि खाद्य पदार्थ जो हैं हमारे, वो किस टेम्परेचर पर फ्रिज में सुरक्षित रखे जा सकते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर फिक्स किया जाए जिस पर हमारे खाद्य पदार्थ खराब ना हो? तो वो साथियों टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री पर तो जमना शुरू हो जाती है हर चीज। तो 0 नहीं, 4 डिग्री पर होगा। और ये 4 डिग्री जो है, ऐसा माना जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो, अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 38 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें टेम्परेचर को सही रखना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो माना गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आईसी का निर्माण किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो कंप्यूटर में यूज होता है, आईसी, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, किससे किया जाता है? तो उसका निर्माण हम सभी ने पढ़ा है, सिलिकॉन से किया जाता है। प्रश्न के रूप में आपके सामने है सिलिकॉन। और ये सिलिकॉन होता क्या है? सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक, जिसे हम सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, अर्धचालक होता है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितना लगभग है? वन क्षेत्रफल उत्तराखंड में कितना है लगभग? तो ये इसका उत्तर हम देख रहे हैं कि 64% के आसपास हमारे उत्तराखंड में सदैव ही वन 63-64 के आसपास रहा है। तो इन ऑप्शंस में 64 नज़दीक ऑप्शन है, तो इसे हमें चूज कर ले। जिम कॉर्बेट पार्क का क्षेत्रफल कितना है साथियों? जिम कॉर्बेट पार्क का क्षेत्रफल जो है वो 520.80 वर्ग किलोमीटर है। और ये, इसके संबंध में एक प्रश्न और भी बन सकता है। वो ये बन सकता है कि इसका गठन कब हुआ था? तो 1937 के आसपास इसमें हम देखते हैं कि इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25वां प्रश्न है। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है उत्तराखंड से। बांज वृक्ष की, जिसे हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं उत्तराखंड का, बांज वृक्ष की प्रजातियां पूछी गई हैं। कितनी प्रजातियां हैं, कुल कितनी प्रजातियां हैं? देखिए, ये दो तरह से इस प्रश्न को हमें देखना होगा। जो पूरी प्रजातियां जो है हिमालय क्षेत्र में वो पाई जाती हैं 12। और अगर हम उत्तराखंड में प्रजातियों की बात करें तो बांज की 5 प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं इस राज्य में। तो यहां पर जो है ऑप्शन दोनों ही दे रखे हैं। तो बात कर रहा है वो उत्तराखंड की, उत्तराखंड की बात कर रहा है। तो उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो हमें ऑप्शन नंबर 3 चूज करना होगा, 5। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम क्या है? ऊपरी गंगा नहर का उद्गम क्या है साथियों? इसका उद्गम है हरिद्वार। चूंकि ये नहर है तो नहर हरिद्वार से ही निकली हुई है ये। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न है। गठन के समय उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड का गठन जो है 2000 में हुआ, 9 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 में जब गठन हुआ, उसके बाद तुरंत बाद अगले ही वर्ष आंकड़े रिलीज कर दिए गए जनसंख्या के, यानी कि 2001 की जनसंख्या के आंकड़े रिलीज कर दिए गए। तो इस समय उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसमें जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो 1991 की जनसंख्या देखें हम, ठीक, तो लगभग में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो 84 लाख के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका हमारा ठीक जा रहा है, इसे हमें देखना चाहिए। 84,79,000 जब प्रारंभिक डाटा हम पढ़ते हैं
तो 84,79,562 व्यक्तियों का एक डाटा हमें मिलता है। तो हम उसी पर ही जाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, त्रिकोणीय ताल कौन सा है? साथियों, त्रिकोणीय ताल इसमें संतोपत ताल है। संतोपत ताल त्रिकोणीय ताल है और इस प्रश्न को हम सही देखते हैं। और ये संतोपत ताल कहाँ है? चमोली में है। चमोली में है और ये 3 कोणों वाला है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसमें यहाँ बैठ करके तपस्या की थी। और इसका विवरण जो है संतोपत ताल का हमें कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में। कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में इसका हमें विवरण मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये सरस है ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। इनमें अलंकार पूछा गया है। हिंदी का प्रश्न है, ये सरस है ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। तो ये प्रश्न आया है, इसमें अलंकार पूछ रहा है। तो इसमें संदेह पैदा हो रहा है कि क्या है ये, ओस की बूंदे हैं या मोती हैं ये इसमें संदेह पैदा हो गया। तो निश्चित रूप से इसमें ऑप्शन नंबर 3 संदेह अलंकार आएगा। हितोपदेश में क्या संधि है? हितोपदेश में संधि साथियों गुण संधि है। ठीक, तो ध्यान रखना, हित प्लस उपदेश, और इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये संधि इसमें कैसे बन रही है। और वैसे भी इसका आपने देखा होगा कि सिंगल मात्रा वाला अगर कोई शब्द आता है तो उसमें हम गुण संधि की तरफ चले जाते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। विस्तृत विवरण के साथ हमने आपको देने का प्रयास किया है। आशा है ये आपको लाभ देंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।